ओके, सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। हम सोसाइटी में अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया, किसी का मर्डर हुआ या किसी का कुछ मतलब झगड़े में कुछ चोट आ गया, तो हम सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? 108 एम्बुलेंस को कॉल करके हम बुलाते हैं। ये है ओके, ये एक बेसिक थिंग है। इसी तरह अपनी बॉडी में भी एक ऐसा मैकेनिज़्म है या हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो मतलब अभी तुम्हें बॉडी में कहीं चोट आ गया है, ओके, कुछ चोट लग गया है, कुछ इंजरी हुआ है टिश्यू को, ओके, तो सबसे पहला चीज़ क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। ओके, ब्लीडिंग होगी तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से जानती है कि ब्लड कितना इम्पॉर्टेंट है उस बॉडी के लिए। तो इनरली ही मतलब अंदर से ही हम अपने अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप्ड है जो जब कोई चोट लग जाती है तो ब्लड को रोकता है। नॉट ओनली एक्सटर्नल, बाहर से हमें जो चोट लगती है उसको ही नहीं, अंदर से भी बहुत सारे चोट लगते हैं, उसको रोकने के लिए भी कोगुलेशन ऑफ ब्लड मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ये एनसीईआरटी में इतना छोटा दिया है, मतलब इतना सा पैराग्राफ, कम से कम 15 लाइन का टॉपिक दिया है। सिर्फ दिया है कि फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन फिब्रिन फॉर्म करता है, दैट्स इट, इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। और कैल्शियम के बारे में 1 लाइन दिया है, दैट्स इट। और विटामिन के बारे में तो कुछ बताया भी नहीं है। तो एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं है। बट हमें अगर तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये थ्रोम्बिन कहाँ से आया, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कैल्शियम कहाँ से आ गया। कैल्शियम को मतलब हमें ये चीज़ रखना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में जो चीज़ें हमें कंसेप्ट के लिए ज़रूरत है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, साथ साथ में एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड एक ऐसा मैकेनिज्म है, इट्स अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो इसका डेफिनेशन सब सेकंड या थर्ड लाइन में एनसीईआरटी में दिया है। तो इसका क्या डेफिनेशन? इट्स अ मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी में से कभी भी कोई चोट लग जाती है, इंजरी आती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है अपने टिश्यू को, बाहर से या इंटरनली, ब्लड को लॉस होने से रोकने के लिए ये मैकेनिज्म जो है आ जाती है। ओके, तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल बुक में कौन सी डेफिनेशन दिया पता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोगुलेशन? कोगुलेशन इज अ प्रोसेस और मैकेनिज्म in which the soluble fibrinogen convert into insoluble fibrin, that is called as a coagulation. ओके, कोगुलेशन का मीनिंग मेडिकल बुक्स में ऐसा दिया। ओके, तो तुम्हें ये वाला याद करना है, वो वाला नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। ओके, तो जब हमें चोट लग जाती है, ओके, चोट लगने के बाद कुछ देर तक ब्लड निकलता है, फिर उसके बाद ब्लड आना बंद हो जाता है थोड़ी देर तक, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है कि ब्लड आना बंद हो जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर एक हार्ड ब्राउन कलर इनसॉल्युबल थिंग उसके ऊपर आ जाता है। वो क्या है? वो एक ब्राउन स्कम एट द साइट ऑफ इंजुरी आफ्टर सम टाइम। तो जब हम वो चीज़ क्या है, हमें मतलब उसके बाद क्या, ये मैकेनिज्म के बाद क्या क्या होते हैं वो हमें बता रहे हैं। ओके, एक तो लॉस ऑफ ब्लड को, मतलब ब्लड लॉस को कवर करने के लिए मैकेनिज्म होता है, और ये मैकेनिज्म होने के बाद क्या होता है? एक ब्राउन स्कम, एक ऐसी चीज़ जो मतलब एक ऐसा रोक के रखती है पूरा अंदर का जो भी सिस्टम मटेरियल जो है बाहर ना आए, और वो जो बाहर का जो भी ब्राउन स्कम है, जो काम की चीज़ जो मटेरियल है, वो अननोन मटेरियल, वो ब्राउन स्कम के थ्रू बाहर वो निकल ही आएगा। ओके, तो ये ऐसा है। ओके, एंड थर्ड, इसमें कोगुलेशन ऑफ ब्लड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड में फिब्रिनोजन एंड प्लेटलेट्स। फिब्रिनोजन ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ओके, इसका मेन काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। एंड प्लेटलेट्स जो है, अभी तुम अपने घर पे दीवार बांध रहे हो। ओके, दीवार नहीं यार, तुमने कहीं देखा हो कंस्ट्रक्शन जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है, बिल्डिंग यहाँ बांधते रहते हैं बिल्डिंग, तो वो लोग एक वन टाइप ऑफ नेट जो है बांध के रखते हैं बिल्डिंग के साइड पर। एक ऐसा नेट बिल्डिंग के साइड पर एक ऐसा नेट बांध कर रखते हैं। और जब जो भी मतलब, ताकि यहाँ पत्थर जो कंस्ट्रक्शन होता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, जो ऊपर के जो भी पत्थर जब प्लास्टरिंग करते, जो भी चीज़ करते, वो नीचे गिरे तो किसी के सर के ऊपर ना गिरे, इसीलिए एक नेट जो है बांध के रखते हैं। तो नेटवर्क कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है नेटवर्क, और उसके अंदर बहुत सारे
बहुत सारे क्या पत्थर, बड़े बड़े पत्थर वो सब फंसे हुए होते हैं। तो हम एक क्लॉट ऐसा ही दिखता है, ये जो गोल गोल है पत्थर उसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स। एंड ये जो नेटवर्क है इसको फिब्रिन, फिब्रिन थ्रेड। ओके ओके, ये हुआ फिब्रिन और प्लेटलेट्स का। ओके, फिर अभी यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। तो कभी भी तो कभी भी अपने बॉडी को कोई ट्रॉमा आया, कुछ चोट लग गया, तुम नीचे गिर गए, नीचे यहाँ बहुत छोटे बचपन में यहाँ बहुत ज़्यादा चोट लगता है, खून भी निकलता है। तो यहाँ चोट लग गया तो खून थोड़ी देर तक निकलती रहती है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। जब 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 चोट लगी थी तब वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ के जो ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे चोट लगा तो यहाँ पे ब्लड वेसल जो है डैमेज हो गया, यहाँ से खून लीक आउट हो रहा है, यहाँ से खून जो है निकल रहा है। बट कुछ देर बाद यहाँ क्लॉट बन गया कुछ। इट्स अ क्विक मैकेनिज्म, ये एक बहुत जल्दी मैकेनिज्म है, तुरंत ही काम करके निकल जाता है। और एक क्लॉट बन के 2-4 दिन के बाद एक बाहर से एक ब्राउन स्कम बनाता है, उसके थ्रू वो रिमूव हो जाता है। मतलब ब्लड लॉस को कवर अप कर लिया। ओके, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो ये वो प्रोसेस। तो हम और एक चीज़, कोगुलेशन ऑफ ब्लड 2 प्रोसेस में होते हैं। ओके, 2 प्रोसेस, एक तो इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक प्रोसेस। ओके, इंट्रेंसिक प्रोसेस क्या होता है कि एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। ओके, हमने जो पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, हमने ब्लड लिया, नॉर्मल ब्लड 5 ml ब्लड इंट्रावेनस लिया। ओके, ब्लड लिया और हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद क्या होगा, ब्लड जो पूरा क्लॉट हो जाएगा, एकदम इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा। तो क्लॉट होने के बाद क्या होगा, तो इससे मतलब ये पता चला कि देखो ब्लड जो है, जो हमने 5 ml ब्लड लिया था वो अपनी बॉडी में घूम रहा है, ब्लड वेसल्स में इधर उधर हर सेल के पास जाके घूम रहा है। बट अपने बॉडी में जब तक था तब तक वो क्लॉट नहीं हुआ, लिक्विड फॉर्म में था। बट जैसे ही हमने 5 ml वो ब्लड में से निकाल कर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तुरंत ही वो क्लॉट हो गया। तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो, मतलब हमें तो पता चला कि मतलब पहले डॉक्टर्स को लगता, साइंटिस्ट को लगता था कि कुछ टेस्ट ट्यूब में कुछ गंदा होगा, इसके वजह से वो ब्लड जो है क्लॉट हो रहा है। बट पूरी टेस्ट ट्यूब को स्टेरिलाइज करने के बाद उसके अंदर ब्लड डालने के बाद भी वो फिर क्लॉट हो रहा है। तो इससे ये पता चला कि भाई कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ब्लड के अंदर ही है जो क्लॉट कर रहा है ब्लड को। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला कि ये फिब्रिनोजन है, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट्स एंड फिब्रिनोजन दोनों मिलकर ये क्लॉट बना रहे हैं। ओके, ये हुआ इंट्रेंसिक फैक्टर जो अंदर से हो रहा है। ओके, ये बट अपनी बॉडी में क्यों क्लॉट नहीं हो रहा है, अपनी बॉडी में ब्लड घूमता है, अपनी बॉडी में क्यों क्लॉट नहीं हो रहा है, अपनी बॉडी में ब्लड भी है, उसके अंदर फिब्रिनोजन, प्लेटलेट्स वो सब पड़ा है, ब्लड भी पड़ा है, ब्लड के अंदर ये सब पड़ा है, बट क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपने जो ब्लड वेसल के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके एंडोथेलियल सेल से बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनके वजह से ये जो ब्लड जो है क्लॉट होने से बचता है। मतलब प्लेटलेट्स एंड फिब्रिनोजन का काम क्या है, क्लॉट करना। तो ये दोनों मौका देखते कि भाई हमें क्लॉट करना है। बट फिब्रिनोजन अपनी बॉडी में, समझो अपनी बॉडी में, ये अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में दिस मच ऑफ प्लेटलेट्स एंड फिब्रिनोजन पड़े, बट दिस अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल पड़े। और ब्लड वेसल में क्या है, एंडोथेलियल सेल्स। ब्लड वेसल में सबसे ज़्यादा इनर वॉल पे क्या ब्लड वेसल से प्रेजेंट है। और वो ब्लड वेसल्स तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। सो ये ब्लड वेसल्स जो है रोकते रहते हैं कि भाई अभी नहीं, ब्लड अभी सब ठीक है, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं लगी है, तो अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रुको। बट जब ज़रूरत पड़ी, जब जहाँ यहाँ ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स गायब है। तो यहाँ एंडोथेलियल सेल्स कुछ रोक नहीं रहे, ये वाले एरिया को एंडोथेलियल सेल्स रोक नहीं पा रहे, तो आगे आ जाएंगे अपने फिब्रिनोजन एंड प्लेटलेट्स आके क्लॉट करके ब्लड को रोक कर चले जाएंगे। बट अगर एंडोथेलियल सेल्स है फिर भी क्लॉट हो रहा है तो इट्स अ पैथोलॉजिक कंडीशन जो एबनॉर्मेलिटी है। ओके, एंड हम पढ़ते अभी प्रोसेस क्या। ओके, तो एक अपनी बॉडी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर 12, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो फैक्टर्स
इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब ब्लड में मतलब कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तब वो ये जो फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर्स कौन रिलीज करता है, कौन बनाता है फैक्टर्स? लीवर। लीवर जो है ये फैक्टर्स को बनाता है। लीवर कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। विटामिन के की वजह से ये जो फैक्टर्स है बनते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो है विटामिन के वजह से ही बनते हैं। और ओके, तो ये कास्केड प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अभी डिटेल में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं ऊपर से बताता हूँ। जैसे कि फैक्टर नंबर 10, विटामिन के को याद रखना है। विटामिन के वजह से ही फैक्टर्स जो है बनते हैं थ्रू द लीवर। ओके, तो हम सबसे पहले फैक्टर नंबर 10, इसको हम स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं। स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? अपना जो प्रोथ्रोम्बिन ये जो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन एक एक्टिव प्रोटीन है, एक्टिव मॉलिक्यूल है जो इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन को सॉल्युबल फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। इनसॉल्युबल, ये एक थ्रेड की तरह बन जाता है। और ये फेब्रिन थ्रेड जो है यहाँ पे देखो, ये इसको जूम आउट करते हैं, बहुत सारे ये ब्लू जो है बने हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स जो है ईंट की तरह काम करते हैं। वो ईंट रख देते, फिर उसके बीच में जो सीमेंट उसके ऊपर रखते हैं, वो हुआ अपना फिब्रिन। और ये जो नॉर्मली ऐसे रखेंगे तो फिर वो ब्लड फ्लो हो जाता है, उसके प्रेशर में ब्लड फ्लो होता रहता है। उसके प्रेशर में क्या हो जाता है कि ब्लड इस तरह फ्लो होता रहता है। तो ये नॉर्मल प्लेटलेट्स अकेले में ब्लड क्लॉट को पूरी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड जो है कंटिन्यूसली फ्लो आउट होता रहता है, तो प्लेटलेट निकल जाएंगे। बट इस प्लेटलेट को जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ दबा के रखने के लिए आ जाते हैं अपने फिब्रिन थ्रेड कैसे बनते हैं? फैक्टर नंबर 10, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बट याद रखो क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। फिर फैक्टर नंबर 10 क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन, जो एक फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो एक प्लाज्मा प्रोटीन, इसको फिब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट करता है। और फिब्रिन थ्रेड आके इस तरह इसके ऊपर एक ऐसा थ्रेड की तरह अटैच होकर इसको हिलने देगा, ऐसे दबा के रखेगा। तो जो यहाँ का ब्लड जो है बाहर नहीं जाएगा। ओके, ब्लड बाहर जाने से बच जाएगा। ओके, ये हुआ मेन मैकेनिज्म है इसका। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट कोगुलेशन ऑफ ब्लड में सारे चीज़ देख लिया। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कैल्शियम, विटामिन के के बारे में। विटामिन के जो है, ये जो फैक्टर्स, कास्केड चेन इज हैव नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे लिखा है फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स बने कहाँ से बनते हैं? लीवर से बनते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन के के हेल्प से लीवर जो है इन फैक्टर्स को बनाती है। ओके, एक बार हम ये फैक्टर नंबर 10 जो है लीवर बनाती है, किसके हेल्प के थ्रू? विटामिन के थ्रू। अगर ये विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब फैक्टर एक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो नोज ब्लीडिंग होता है। ओके, नोज ब्लीडिंग होता है, ये एक पैथोलॉजिकल सिम्टम है। ओके, और हम एनसीईआरटी के लास्ट लाइन में दिया है कैल्शियम प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये एक बहुत बार एग्जाम में, नीट एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें याद क्या रखना है। तुम्हें पूछेंगे ये वाला प्रोसेस, ये वाला डायरेक्ट अपने बुक में क्या दिया? फिब्रिन जो है फिब्रिनोजन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन किससे कन्वर्ट होता है? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। बट हमें ये नहीं बताया कि प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर नंबर 10, स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं इसको। क्या जो कैल्शियम जो है क्या करता है? कैल्शियम का मेन काम क्या है? जो फैक्टर्स जो होते हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स जो लिवर सिक्रेट करता है, जो ये इतना छोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक फैक्टर ये दोनों इंक्लूड होकर ये जो क्लॉटिंग जो है बनाते हैं। बट ये छोटू सा एनसीईआरटी में दिया है तो मैं इतना ही लिखा है। तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम जो इन फैक्टर्स को साथ में रखता है,
ओके। ब्लड है भाई बहुत सारा इधर उधर फ्लो करता ही रहता है कि कैल्शियम क्या करता है, सारे फैक्टर्स को साथ में रखता है। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लॉटिंग डिफिकल्टी हो जाती है, क्लॉटिंग होगा ही नहीं कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से। ओके, तो इसीलिए कैल्शियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने क्लॉटिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। तो ये है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड वीडियो देखते समय प्लीज़ एक पेन या पेपर लेकर बैठिए, नोट डाउन करिए, बिकॉज ये चीज़ें एनसीईआरटी के साथ साथ एक कंसेप्चुअल जो बाहर के जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में एज ए कंसेप्चुअल या डॉक्टर बनने वाले है, डॉक्टर बनने वाले मतलब डॉक्टर के पास इतना नॉलेज होता है, इतना नॉलेज होता है कि वो कभी देखता नहीं कि ये अपने एग्जाम के लिए काम है या एग्जाम के लिए काम नहीं है। मतलब मेडिकल कॉलेज में देखते हैं कि मतलब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एज ए नॉलेज पर्पस एक डॉक्टर बनना चाहते हो, एक पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हो, तो यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। एंड दिस कोगुलेशन ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस फेब्रिनोजन की अगर इस प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा और इसके साथ मेडिसिन भी पढ़ने होंगे, जो मेडिसिन क्योर करने के लिए काम आते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है। ये सारे बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने के लिए। तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी के पीछे जाएंगे तो दैट्स इट, नो अपने कुछ कंसेप्ट नहीं आएगा। बट हमें साथ में ये सारे एक्सटर्नल थिंग्स जैसे कि विटामिन के क्या काम करता है, लीवर कौन से, ये स्टोर्ड फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर, एक्सट्रेंसिक फैक्टर, ये साथ साथ हमें जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन आते भी है। अगर कुछ पूछ लिया कोगुलेशन फैक्टर से, मतलब कोगुलेशन से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है हर 1 साल या 2 साल में। ओके, तो हम कुछ चीज़ें बाहर से पढ़ लेंगे ना तो हमारा कंसेप्ट जो है स्ट्रांग रहेगा। हमें बार बार रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहानी की तरह हमें याद रहेगा। क्या है भाई, अपने बॉडी में फिब्रिनोजन प्लेटलेट्स रहते हैं, प्लेटलेट जो ईंट की तरह काम करते हैं और फिब्रिनोजन जो एक पत्थर की तरह है, सॉरी धागे की तरह। प्लेटलेट जो है वहाँ पे खून बह रहा है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आके रुक जाएंगे। बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, तुमको मैं दिखाऊंगा। इट्स 15 पेज का है कोगुलेशन ऑफ ब्लड मेडिकल कॉलेज में, 15 पेज का मैंने नोट्स बनाई है, 15 पेज का। बट एनसीईआरटी में इतना सा दिया है तो क्या पढ़ाओ, इतना बड़ा टॉपिक इतने छोटू सा 10-15 लाइन में दिया है तो कांट। तो क्या करता है, मतलब फिब्रिनोजन है, प्लेटलेट्स आकर जहाँ क्लॉट हुआ है वहाँ जाके रुक जाएंगे और उसके ऊपर आके फिब्रिनोजन जो है ये सॉल्युबल है और इसको हम इनसॉल्युबल में बनाना है। ओके, एक चीज़ मैंने बताया भी थी, शायद मैं ब्लड पढ़ाते समय एक वीडियो में मैंने बताया भी था। कोगुलेशन ऑफ ब्लड का एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट भी होता है। ब्लड को एक छोटू सा ग्लास ट्यूब जैसा रहता है, बहुत पतला सा स्ट्रॉ जैसा, ब्लड को हम फिंगर को पंचर करके ब्लड को हम उसके अंदर लेते हैं। तो हर 30 सेकेंड्स में हम उसको ग्लास ट्यूब को धीरे धीरे से कॉर्नर से तोड़ते रहते हैं। अगर एक पर्टिकुलर 2 मिनट के बाद या 2.5 मिनट के बाद जो क्लॉटिंग जो कांच को हम तोड़ते हैं वो लटकता रहता है, क्योंकि एक थ्रेड दिखता है रेड कलर का, उसे हम फिब्रिन थ्रेड बोलते हैं। जब क्लॉट होने के बाद एक फिब्रिन थ्रेड दिखता है, ओके, वो थ्रेड को हम फिब्रिन थ्रेड, और जब जो पर्टिकुलर टाइम पर ये फिब्रिन थ्रेड दिखता है उसको हम क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा नॉलेज है, तुम्हें नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।